Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स इसकी एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। बच्चों हम सबसे पहले जो है वो एमसीक्यूज को देखते हैं। बच्चों पहला एमसीक्यू है वो कहते हैं विच डोमेन ऑफ लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। बच्चों किस डोमेन ऑफ लाइफ के अंदर ऐसे खसूसियात वाले जानदार मौजूद हैं डेट ओफन इनहैबिट जो कि अक्सर रहते हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स बहुत ही सख्त माहौल के अंदर एंड हैव सेल मेम्ब्रेन और ऐसी सेल मेम्ब्रेन होती हैं विद ईथर लिंक्ड लिपिड्स जिसमें जो लिपिड्स हैं वो ईथर लिंकेज के साथ मौजूद होते हैं। तो बच्चों डोमेन्स हमारे पास तीन हैं, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। अब बच्चों प्रोटिस्टा जो है ये तो ऑप्शन वैसे ही निकल गया क्योंकि प्रोटिस्टा के बच्चों ये डोमेन है ही नहीं। अब तीन डोमेन ये तीन ऑप्शंस बच गए। अब बच्चों यूकैरिया में हमें पता है कि जो यूकैरिया और बच्चों बैक्टीरिया इन दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करता है। और बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक इनकी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो फास्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं। और बच्चों वो जो फास्फोलिपिड्स हैं उनके अंदर ईथर लिंकेज नहीं होता बल्कि ईस्टर लिंकेज होता है। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं। बच्चों ये चैप्टर नंबर 1 के डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों ये मेम्ब्रेन लिपिड इन आर्किया आप आर्किया में देख सकते हैं और यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेन लिपिड इन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया और यूकैरिया बच्चों यहाँ पे ईस्टर लिंकेज मौजूद होता है, जबकि बच्चों अगर आप ऊपर देखें आर्किया के अंदर तो यहाँ पे ईथर लिंकेज मौजूद होता है। ठीक है, तो बच्चों एमसीक्यू नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी आर्किया है। क्लियर। अब बच्चों एमसीक्यू नंबर 2 देखें विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स की कौन सी खसूसियत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। बच्चों हमने शुरू के अंदर पानी की कुछ इंपॉर्टेंट जो थी वो खसूसियात पढ़ी थी, यूनिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब बच्चों हम देखते हैं कि उनमें से कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी हमारे लिए ऑप्शंस में लिखी हुई है जो कि हमारा ठीक आंसर हो सकती है। अब बच्चों सबसे पहले देखें स्मॉल इन साइज। अब देखिए क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल है और भी काफी सारे मॉलिक्यूल्स का साइज स्मॉल होता है लेकिन उनके अंदर पानी की तरह की खसूसियात मौजूद नहीं होती, तो ये गलत है। आगे देखें हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। बच्चों और ऑक्सीजन को देख लें आप, यहां पर भी कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, और काफी सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को आप देख लें, यहां पर भी बच्चों क्या मौजूद है? कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। पानी के अंदर नो डाउट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं लेकिन वाटर की जो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं उसके लिए वो कोवलेंट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, कैन इजीली सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। बच्चों ये स्टेटमेंट ही गलत है। पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उन्हें जल्दी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये गलत है। उसके बाद देखें ऑप्शन डी जो है बच्चों ये करेक्ट आंसर है, स्टिक टुगेदर। पानी के मॉलिक्यूल्स बच्चों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और बच्चों इस प्रॉपर्टी को जो है वो हम कोहेजन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कोहेजन का नाम देते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन द सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो बच्चों होपफुली आपको ये जो है ये समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से जो है वो मार्क कर लेना है। ठीक है, अब बच्चों आए, अब हम जो है वो एमसीक्यू नंबर 3 को देखते हैं। टू विच ग्रुप ऑफ लिपिड्स द ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स बिलोंग। बच्चों हमें पता है कि जो ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉइड्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बच्चों ये सीधी सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को थ्योरी आती है, आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप फौरन से बता देंगे कि सर स्टेरॉइड से बिलोंग करते हैं। ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स में क्या आ जाता है बच्चों? इसमें अगर मेल सेक्स हार्मोन्स की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आ जाते हैं और ये स्टेरॉइड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन। इनमें से कौन सी प्रोटीन नहीं है? हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है, प्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल, बच्चों देखें कोलेस्ट्रॉल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज अ लिपिड। कोलेस्ट्रॉल क्या है बच्चों? एक लिपिड, एक प्रोटीन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ए जो है ये प्रोटीन है। पेप्सिन देखें बच्चों, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, पेप्सिन भी एक प्रोटीन है। एंटीबॉडी बच्चों देखें तो ये भी प्रोटीन है जो कि जरासीम से लड़ती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। इसके बाद देखिए बच्चों एमसीक्यू नंबर 5 विच वन इज द लार्जेस्ट कार्बोहाइड्रेट। बच्चों इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो कौन है? सेलुलोज। बच्चों सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है जो कि काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। ठीक है, राइबोज देखें बच्चों ये एक मोनोसेक्राइड है। ग्लाइसरल्डिहाइड देखें बच्चों तो ये भी एक मोनोसेक्राइड है 3 कार्बन वाला। राइबोज 5 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है, ये 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज भी एक मोनोसेक्राइड है 6 कार्बन वाला। ठीक है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, सेलुलोज। क्लियर। अब बच्चों आगे देखें एमसीक्यू नंबर 6 What compound would be manufactured difficulty when soil has a shortage of phosphorus? अगर बच्चों मट्टी के अंदर फास्फोरस की कमी होगी तो इन 4 में से कौन सा कंपाउंड पौधा मुश्किल से तैयार करेगा? अब बच्चों मुश्किल से तैयार वो होगा जिसके अंदर फास्फेट मौजूद होगा, फास्फोरस मौजूद होगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पे देखें अगर आप देखें
सबसे पहला ऑप्शन है डीएनए। तो बच्चों डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बच्चों आपको पता है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फास्फेट ग्रुप। तो बच्चों फास्फेट ग्रुप यहां पर मौजूद होता है। अगर फास्फोरस मट्टी के अंदर नहीं होगा तो पौधे को फास्फोरस नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर डीएनए की सिंथेसिस जो है वो जो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इसका ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी को देख लें, फैटी एसिड्स। अब जो फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। ठीक है, फास्फोरस मौजूद नहीं होता। प्रोटीन्स देख लें, प्रोटीन्स के अंदर बच्चों क्या मौजूद होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद होता है, फास्फोरस फिर नहीं होता। सेलुलोज को देखें बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। इसके बाद बच्चों एमसीक्यू नंबर 7 को देखें, अ कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड हुज केमिकल कंपोजिशन इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू माल्टोज। अब बच्चों सबसे पहले आपको समझना होगा कि माल्टोज क्या है। माल्टोज एक डायसैकराइड है जो कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से बनता है। ठीक है, अब बच्चों इनमें से 4 ऑप्शन है, वो कहता है कि कौन सा मॉलिक्यूल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो माल्टोज से सबसे ज्यादा रिलेट करती है। तो बच्चों ऑप्शन डी से अगर देखें, आरएनए बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कैटेगरी ही अलग है। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। प्रोटीन बच्चों बिल्कुल भी नहीं हो सकता, प्रोटीन की केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल मैच नहीं करती। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए बचा, जिसे हम स्टार्च कहते हैं। और बच्चों जो स्टार्च है ये भी ग्लूकोज की काफी सारी चेन जब आपस में मिले तो तब जाके जो है वो स्टार्च की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। एमसीक्यू नंबर 8 देखें बच्चों, विच ग्रुप इज फाउंड इन ऑल फैटी एसिड्स। तमाम फैटी एसिड्स के अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाता है बच्चों, तो तमाम फैटी एसिड्स के अंदर बच्चों कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो बच्चों यहां आप देखें, फास्फेट नहीं होगा, सल्फेट नहीं होगा, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बच्चों देखें एमसीक्यू नंबर 9 है। एमसीक्यू नंबर 9 में देखें वो क्या कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 में कहता है कि हीमोग्लोबिन हैज, बच्चों हीमोग्लोबिन जो है इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है। बच्चों हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। और बच्चों वो चारों जो हैं वो आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के जरिए बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए, आयोनिक बॉन्ड्स के जरिए बच्चों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। तो बच्चों ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बच्चों हीमोग्लोबिन जो है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो बच्चों होपफुली आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखें बच्चों एमसीक्यू नंबर 10, विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस पेप्टाइड बॉन्ड्स। बच्चों किस प्रोसेस के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनता है। जब 2 अमाइनो एसिड्स में से बच्चों एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो बच्चों फिर जाके पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए होती है और कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम भी देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। बाकी इसके आंसर जो है वो नहीं है, डाइजेशन नहीं है, हाइड्रोलिसिस नहीं है, एंजाइम डीएक्टिवेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। तो बच्चों होपफुली आपको यहां तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें, वो आपसे कह रहा है कि ड्रॉ स्केच ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। बच्चों हाइड्रोलिसिस का आप एक स्केच ड्रॉ करें। तो बच्चों आपकी बुक में यहाँ पे इसका स्केच जो है ये ड्रॉ हुआ है। आप लोग हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखेंगे और आप इसका स्केच जो है वो सिंपल ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बच्चों रिंग स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर इसको तफसील से बनाना सिखाया था, तो आप वो लेक्चर लाजमी ले लीजिएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के आपने सिंपल रिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। बच्चों यहाँ पे देखें आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स की तारीफ लिखें। अब बच्चों मैंने आपको आइसोमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के नाम से एक लेक्चर जो है वो मेरा प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। वहां पे मैंने प्रॉपर आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स की बेहतरीन डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवाई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ड्रॉ द स्केच ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर स्केच बच्चों आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। के दरमियान में एक अल्फा कार्बन होता है, उसके साथ 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं। एक है अमाइनो ग्रुप, एक है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक है साइड ग्रुप जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक है हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। बच्चों पेप्टाइड लिंकेज की आपने सिंथेसिस जो है इसको आउटलाइन करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो बच्चों सिंपल जैसा कि आपकी बुक के अंदर बना हुआ है, 2 अमाइनो एसिड्स का बच्चों स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, फिर उन दोनों के दरमियान एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर दें और फिर आगे उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो शो कर दें। तो इस तरह से आप पेप्टाइड लिंकेज की सिंथेसिस जो है इसको आउटलाइन कर देंगे। उसके बाद बच्चों है ड्रॉ द स्केच ऑफ एसाइल ग्लाइसरॉल, फास्फोलिपिड और टर्पीन। बच्चों मैंने इन तमाम के लेक्चर्स के अंदर इनके स्केचेस ड्रॉ करना आपको सिखाए हैं। तो बच्चों होपफुली आपने वो लेक्चर्स लिए होंगे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं लिए तो आप लाजमी उन लेक्चर्स को ले लें, आपको इनके स्केचेस जो है वो ड्रॉ करना आ जाएंगे। आगे देखें बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। बच्चों न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क क्या होता है, ये बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड का पहला लेक्चर था वहां पे मैंने आप लोगों को ये फर्क लिखवाया था, तो आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बच्चों, इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। बच्चों ये इसका एक पूरा लेक्चर है और मैंने आपको ना सिर्फ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ड्रॉ करना सिखाया था बल्कि बच्चों उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं, एटीपी हो गया,
NAD निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इनके स्ट्रक्चर्स भी मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाए थे, तो आप लोग उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट पे बच्चों स्टेट द सेंट्रल डोगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बच्चों ये मैंने आपको इसका एक अलग से लेक्चर दिया हुआ है, वहां पे अलग से आप लोगों के लिए पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आप लोग वहां से देख के इसको पॉइंट्स की शक्ल में याद कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं बच्चों उनके स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से याद करें, उनके पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद करें, हर क्वेश्चन को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप याद रखें, क्योंकि पेपर में बच्चों बायोलॉजी के अंदर लाजमी नहीं कि आपसे एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। बच्चों आप लोगों से वो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, किसी भी हवाले से किसी भी किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछ सकता है। तो आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि आप लोग चैप्टर के अंदर से जो जो बच्चों इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप अच्छी तरह से याद करें। बच्चों लास्ट पे हम इनक्वेस्टिव क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। बच्चों हमारी बुक के अंदर 3 इनक्वेस्टिव क्वेश्चंस गिवन हैं। सबसे पहला बच्चों व्हाट हैपेंस इफ इवन वन अमाइनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है बच्चों तब्दील हो जाना, फॉर अनदर इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक अमाइनो एसिड की जगह कोई दूसरा अमाइनो एसिड आ जाता है बच्चों, तो फिर क्या होगा, एक एग्जांपल जो है वो प्रोवाइड करें। तो बच्चों इसकी एग्जांपल हमने वैसे पढ़ी हुई है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। बच्चों मैं आपको यहां पे दोबारा दिखा देता हूं। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए जो है वो इनक्विजिटिव क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन के साथ आंसर्स के साथ लिखे हुए, आप यहां पे इसको देख सकते हैं और आप यहां से इनके आंसर्स को भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखें क्वेश्चन ये है कि क्या होगा कि अगर एक अमाइनो एसिड जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे, वो आप लिखेंगे इवन अ सिंगल चेंज इन अमाइनो एसिड कैन चेंज द प्रोटीन शेप एंड प्रॉपर्टीज। अगर बच्चों एक सिंगल अमाइनो एसिड भी तब्दील हो गया तो प्रोटीन की शेप और प्रोटीन की प्रॉपर्टीज जो है वो तब्दील हो जाएंगी। समटाइम्स इट हैज लिटिल इफेक्ट, बाजू का जो है इसका बहुत ही थोड़ा असर होगा, बट सम टाइम इट कॉजेज डिजीज, लेकिन बाजू का जो है बच्चों वो एक बीमारी फैला सकती है। मिसाल के तौर पर इन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बच्चों, एक अमाइनो एसिड इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड की जगह गलत अमाइनो एसिड वेलिन लग जाता है, और बच्चों उससे होता क्या है, उस हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज हो जाता है और वो सिकल शेप हो जाता है। तो क्या होता है, विच चेंजेस हीमोग्लोबिन शेप एंड मेक्स रेड ब्लड सेल्स जो है वो सिकल शेप, और रेड ब्लड सेल्स को बच्चों वो इस तरह से सिकल शेप के अंदर कन्वर्ट कर देती है। क्लियर। बच्चों सेकंड इनक्वेस्टिव क्वेश्चन देखें, वो कहता है हाउ डज द 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन रिलेट टू इट्स फंक्शन। बच्चों एक प्रोटीन का जो 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह उसके फंक्शन के साथ जो है वो मुंसलिक है। बच्चों बहुत थोड़ा और बहुत बेहतरीन आंसर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो कहता है अ प्रोटीन फोल्ड्स इनटू स्पेसिफिक 3D शेप दैट अलाउज इट टू वर्क प्रॉपर्ली। बच्चों एक प्रोटीन जो है वो प्रॉपर 3D शेप के अंदर आ जाती है, तो वो जो 3-डायमेंशनल शेप है वो उसको बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद देता है, ठीक है। 3D शेप में एक तो ये होता है कि जो प्रोटीन का बच्चों, जो प्रोटीन को पानी के अंदर डाला जाता है, वाटर के अंदर डाला जाता है, तो उसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ आ जाता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है बच्चों वो अंदर छुप जाता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल है, फॉर एग्जांपल एन एंजाइम्स एक्टिव साइट फिट्स इट्स सबस्ट्रेट लाइक अ लॉक एंड की। बच्चों इससे अगला जो चैप्टर है हमारा एंजाइम का, वहां पे हम देखेंगे कि एंजाइम बच्चों फर्ज करेंगे कि एंजाइम है और इस एंजाइम के साथ बच्चों ये सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है। तो बच्चों एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को अपने साथ बड़ी ही प्रॉपरली अटैच करती है, जिस तरह एक ताले के अंदर जो है एक चाबी फिट होती है ना, इसी तरह जो सबस्ट्रेट है एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर फिट हो जाता है। अगर बच्चों इस एंजाइम को बहुत ज्यादा हीटअप किया जाए, गर्म किया जाए, तो इस एंजाइम का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो इसका जब 3D स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा तो ये एंजाइम जो है वो अपना कभी भी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती और एंजाइम की फंक्शन जो है वो टोटली जाया हो जाती है। तो यहां देखिए, इफ द स्ट्रक्चर इज डैमेज डीनेचर्ड, अगर इसका जो स्ट्रक्चर या चेंज हो जाता है या डैमेज हो जाता है या डीनेचर हो जाता है तो प्रोटीन लूजेज इट्स फंक्शन, तो प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शन खो देगी। तो यहां से आपको पता ये चला कि प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर का किस तरह से उसके फंक्शन के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। क्लियर। अब बच्चों लास्ट देखिए, लास्ट इनक्वेस्टिव क्वेश्चन है, वो कहता है हाउ डू न्यूक्लिक एसिड्स इनकोड जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड हाउ इज दिस इंफॉर्मेशन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। बच्चों इसका जो सिंपल आंसर है वो आप लोगों को सेंट्रल डोगमा के अंदर मिल जाएगा। जो मैंने आपको सेंट्रल डोगमा का लेक्चर दिया था वहां पे आपको इसका बेहतरीन आंसर मिल जाएगा, और एक मरतबा अगर आप वो लेक्चर ले लेंगे तो आप लोगों की 3 लाइंस लिख देंगे तो आपकी इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बच्चों डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है अपनी नाइट्रोजीनियस बेसिस के अंदर, फिर ट्रांसक्रिप्शन में किया गया रहता है बच्चों, वो जो नाइट्रोजीनियस बेसिस की सीक्वेंस है ना बच्चों, उसको कॉपी किया जाता है मैसेंजर आरएनए के अंदर। फिर बच्चों ट्रांसलेशन में क्या होता है, राइबोसोम जो है बच्चों उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर बच्चों जो कोड्स होते हैं, और वो जो कोड्स है ना बच्चों वो उन नाइट्रोजीनियस बेसिस के ट्रिपलेट्स, 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है बच्चों वो एक एक कोड बना रही होती हैं, एक अमाइनो एसिड को कोड कर रही होती हैं। तो राइबोसोम जो है बच्चों वो रीड करते हैं मैसेंजर आरएनए के कोड को इन ट्रिपलेट्स, उन ट्रिपलेट्स को बच्चों हम कोडोन्स का नाम देते हैं, ठीक है। वो जो ट्रिपलेट्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पर AUG, अब बच्चों ए का मतलब क्या है, यहाँ पे एडेनिन, यू यूरासिल और जी गवानीन। अब बच्चों 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस एक कोड है, इसको हम नाम देते हैं कोडोन का।
और बच्चों ये जिस अमाइनो एसिड को कोड करती है उस अमाइनो एसिड का नाम है मिथियोनिन। क्या है बच्चों? मिथियोनिन। तो होपफुली आपको इसका आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो बच्चों ट्रांसलेशन में क्या होता है, राइबोसोम्स जो है उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद जो कोड होते हैं ट्रिपलेट्स की शक्ल में, उनको पढ़ते हैं और उसके हिसाब से अमाइनो एसिड्स को जोड़कर क्या बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। बच्चों यहाँ पे हमारे इस चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।